हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इसके पहले हमने 2 पेपर आपके सॉल्व करवा दिए हैं एंड प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। ठीक है, तो आप लोग जाकर कम्प्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा सीटेट कंप्लीट, उसमें जो है वो सीटेट कंप्लीट 1 to 5। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर उस प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ऐसे लिखा होगा। ठीक है, सीटेट PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप लोग जाकर देख सकते हैं। दो पेपर हमने सॉल्व करवा दिया है, 1 से 5 वाला। ठीक है, चलिए आज हम 4 जनवरी 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो पेपर आपका 4 जनवरी 2022 का चल रहा था उसको हम करवाएंगे। ठीक है, और कौन सा सब्जेक्ट है अपना? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, जिसको CDP में टेंशन होती है उसके लिए हम ये मेनली CDP की करवा दे रहे हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? बताइए। स्थूल कौशल पूछा है, बताइए। मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, क्या होगा आंसर? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बैलेंसिंग ऑन द फुट, मतलब एक पैर पर संतुलन करना, यही आपका स्थूल कौशल के उपयोग का उदाहरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक पैर पर संतुलन करना स्थूल कौशल के उपयोग का उदाहरण है। स्थूल कौशल क्या होते हैं ये समझ लीजिए। स्थूल कौशल वे कौशल होते हैं जिनमें शरीर की बड़ी पेशियां जैसे कंधे, बाजू, टांगों, इन सब की पेशियों के इस्तेमाल और समन्वय की जरूरत होती है। समझिएगा, समन्वय की जरूरत होती है। बैठना, खड़ा होना, चलना, भागना, ये सब स्थूल क्रियात्मक कौशलों के उदाहरण हैं। समझ रहे हैं? संतुलन की बात हुई है ना यहाँ, समन्वय की, तो बस वही चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा, केवल सामाजिक सांस्कृतिक कारण, ना तो आनुवांशिक ना ही पर्यावरणीय। विकासात्मक परिवर्तन पूछा है, तो आंसर बहुत सिंपल सा है और सबको समझ में आ गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल। ठीक है, इन दोनों की अंतःक्रिया ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? बताइए। इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलसेंस, क्या होगा थर्ड का? 2 से 6 की अवधि जो होती है क्या कहलाती है? चलिए देखिए, 2 से 6 की अवधि क्या कहलाती है, फटाफट से देख लेते हैं आंसर इन्होंने क्या दिया है। ठीक है, देखिए इस चीज़ को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, 0 से 2 वर्ष की जो अवधि होती है ये आपकी शैशवावस्था होती है। समझिएगा, बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, 0 से 2 वर्ष की अवधि शैशवावस्था, फिर इसके बाद जो अर्ली चाइल्डहुड आता है, बाल्यावस्था आती है, अर्ली चाइल्डहुड आपका 2 से 6 वर्ष का हो जाता है, और फिर आता है लेट चाइल्डहुड, तो ये आपका 7 से 12 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आप लोग इंग्लिश में याद करिए तभी बन पाएगा आपका। ठीक है, हिंदी में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए फिर ऑप्शन दिखाते हैं। शहरों में बच्चों का बहुत सारा खेल उन जो रियलिटी TV शो होता है इस पर आधारित होता है जो वो देखते हैं। ठीक है, और तर्क दिया है, इन दिनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। तर्क और कथन दोनों दिए हैं। अब आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं, इनको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है। खैर हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। ठीक है, तो आंसर जो होगा ना वो दोनों सही दिया हुआ है और आर एक ही बिल्कुल सही व्याख्या करता है। ठीक है, जो ऊपर देखा हमने बिल्कुल दोनों सही है। चलिए अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए कौन से कारक महत्वपूर्ण माने गए हैं? किसके द्वारा? पियाजे, बताइए। शिक्षक की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ द टीचर, फिर है विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना।
पियाजे के द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्त्री नवीन अनुभव, ये तीनों बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। किस स्तर के पूछा जा रहा है, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादलों और लुढ़कते पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं? बताइए। मतलब कि कुछ भी काम हो रहा होता है जो जीववादी नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको जीव बना दिया जाता है। जिसमें जीवन नहीं होता है फिर भी उसको जीव बना दिया जाता है। जैसे पेड़ पौधे हिलते हैं तो वो सोचते हैं कि पेड़ पौधे चल रहे हैं, तो क्या होता है, ये कौन सी स्टेज का है काम? बताइए। जीववाद किस में दिखता है? जब 3 पियाजे पढ़ते हैं तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, जो प्री स्टेज होती है, उसमें आपकी ये दिखती है। ठीक है, और ये कब की होती है? 2 से 7 वर्ष की होती है। ठीक है, संवेदी जो ये सेंसरी मोटर होती है, ये 0 से 2 वर्ष की होती है। मूर्त कब से कब तक होती है? तो 7 से 11 की होती है। ठीक है, और 11 से 18 के बीच में जो ये है आपकी अमूर्त हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछा जा रहा है, किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती? भाषा पूछा है, बताइए। भाषा के लिए कौन जाने जाते हैं? बहुत सिंपल है, भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंसर होगा ऑप्शन ए, ये वाइगोत्स्की का मानना है। ठीक है, हाँ चलिए आगे चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? प्रतियोगिता के आधार पर, साथियों से बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके? बताइए क्या होगा? बहुत सिंपल सा है, इन्होंने सहयोग की भावना दी है, मतलब साथ की बात की है। और साथ कहाँ दिख रहा है हमको? ऑप्शन बी में, साथियों के साथ बातचीत करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे, बताइए, बाल केंद्रित जो कक्षा होती है उसमें बच्चे कैसे होते हैं? निष्क्रिय नकलची के रूप में देखे जाते हैं, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, ब्लैक बोर्ड से उत्तरों की प्रतिलिपि बनाने को अग्रसर हैं, केवल निष्क्रिय हैं? ऐसा नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म है? बताइए। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, इसमें कानून तय नहीं है अपितु समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना। ठीक है, आगे दे रहा है, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में क्या है कि मानव अधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांतों को स्वयं चुनना। और सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास है, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं कि यह अच्छा है या बुरा है। आंसर की बात करेंगे ना, तो आंसर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, ये बिल्कुल सही है कि अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अभिविन्यास में क्या होता है कि दूसरों के साथ भला बनकर, मतलब ऐसा होता है कि हम चाहे जैसे हों, मन में अंदर ही अंदर चाहे जैसे हों, लेकिन दूसरों के सामने खुद को एकदम बेहतर, एकदम परफेक्ट ही शो कराना चाहते हैं। ठीक है, और यही चीज़ होती है अच्छा लड़का और अच्छी लड़की में, कि अच्छा लड़का है, हम अच्छा काम करेंगे तो लोग कहेंगे कि अरे वाह इसने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, तो यही चीज़ इसमें होती है। आगे चलते हैं। शाबाशी पाने के लिए यहाँ पर अच्छा काम किया जाता है, कुल मिलाकर ये है। ठीक है, इसमें क्या है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में डैश बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। बताइए, किस टाइप की बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं? बताइए। स्थानिक, प्रकृतिवादी, बहुत सिंपल है, हाँ आंसर हो जाएगा प्रकृतिवादी। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश क्या करती है? बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, और चौथा है मूल्यांकन का मानकीकरण। बताइए।
आंसर होगा, बहुत सिंपल है। चलिए इसको भी समझा देते हैं, ऊपर थोड़ा डिटेल में दिया है, ठीक है। पहला नंबर हो जाएगा इसका बहुभाषावाद, ठीक है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये बहुभाषावाद की सिफारिश करती है, और भारत विविध सांस्कृतिक विरासत वाला बहुभाषी देश है, और भारत की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, ये बदलती दुनिया के साथ सीखने के नए परिणामों को जोड़ना है, ठीक है। और छात्र या राज्य मूलतः कोई भी दो भाषा और तीसरी भाषा चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें कहा गया है जहां भी संभव हो शिक्षा का माध्यम ग्रेड 5 पर होगा, लेकिन अधिमानतः कक्षा 8, ये सब कुछ नहीं, बाकी आप ऊपर देख लीजिए बहुभाषावाद, ठीक है। दे रहा है, एक शिक्षिका यह धारण करती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह क्या है, बताइए क्या होगा? ये क्या कर रही है? तो ये कर रही है पक्षपात, मतलब जेंडर बाइस, ठीक है। इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, हमेशा से सीटेट में पूछा जा रहा है। हाँ, कथन दिया है, शिक्षकों को बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की आकलन तकनीक और विधियों का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है। कोई भी एक मूल्यांकन तकनीक बच्चे की प्रगति और विकास के क्षेत्रों के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है। बताइए, अब देखिए इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं, ठीक है। आंसर ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक, दोनों सही हो जाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो स्क्रीन पर आ रहा है। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? पहला है, छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वह कहाँ पर, मतलब कैसे पहुँचेंगे। नहीं पूछा है, नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए दूसरा है, शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। यहीं गड़बड़ा गया, ठीक है, यहीं अरे गड़बड़ा गया। आंसर क्या सही हो गया आपका? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए क्या ज़रूरी है? लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत, अनम्य, इंग्लिश देखिए, फ्लेक्सिबल पेडागॉजीज, हाँ करेंगे सभी लोग, इनएसिबल बिल्डिंग, रिगिड माइंडसेट, स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम। क्या हो जाएगा? समावेशी शिक्षा के लिए क्या ज़रूरी है, बताइए। आंसर होगा बिल्कुल एकदम पहला ही, फ्लेक्सिबल पेडागॉजीज, मतलब लचीला शिक्षा शास्त्र, ठीक है। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है? सामाजिक चुनौतियों में सामाजिक संसार में चुनौतियों का कारण क्या बनती है? आत्मकेंद्रिता, बताइए, ऑटिज्म, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। क्या होगा सामाजिक संचार में? आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन ए, ऑटिज्म होता है, ठीक है। आत्मकेंद्रिता मतलब स्वलीनता जो है, ये सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है? बताइए। विविधता को महत्व, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, मानकीकृत परीक्षण। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, विविधता को महत्व, ठीक है। क्या होगा? विविधता को महत्व। आगे बढ़ते हैं। चलिए बताएंगे, सामग्री को कई तरह से प्रस्तुतिकरण करने के प्रावधान से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? श्रवण बाधित छात्र, दृष्टिबाधित छात्र, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले छात्र, गतिमान दिव्यांगता वाले छात्र। क्या होगा? आंसर की बात होगी, आंसर डी हो जाएगा। ये सभी बिल्कुल सही दिए हैं, ठीक है। सभी को ज़रूरत होगी, सभी को मदद मिलेगी। आगे चलते हैं।
पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है। बताइए। डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, हियरिंग इम्पेयरमेंट, फिर है विजुअल इम्पेयरमेंट, क्या होगा? हाँ, आंसर बिल्कुल सही दिया है, ये हो जाएगा डिस्कैल्कुलिया, प्रोविजन ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप में सुनना, रटकर याद करना। क्या होगा? बहुत सिंपल सा है, लर्निंग बाय डूइंग हो जाएगा, करके सीखना। ठीक है, आगे कथन दिया है अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। चलिए देख लेते हैं आंसर क्या दे रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ए अधिगम के लिए विद्यालय के ये सब दिया है, दोनों ही सही है। ठीक है, आर व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन पर। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बताइए। उन्हें असंबंधित खंडों में विभाजित करना चाहिए, उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश देना चाहिए, उन्हें संदर्भहीन तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए, उन्हें उचित संदर्भ में स्थित करना चाहिए। बहुत सिंपल है, आंसर पता चल गया होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे है निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक पद्धतियां शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती है? बताइए। आवश्यकता के अनुसार पाठ्यचर्या अनुकूलन, क्या होगा? सकारात्मक योगदान नहीं देती है, नेगेटिविटी देखनी है। परीक्षा केंद्रित कठोर शिक्षण रणनीतियां, ऑप्शन डी ही दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी। जब नहीं लगा हुआ करे तो सबसे लास्ट क्वेश्चन से उठाया करिए। ठीक है, लास्ट में ही उसका आंसर लगभग होता है। अब देखिए, कथन और तर्क दिया है। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना चाहिए। ठीक है, दूसरा है बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर जाते हैं जिस पर शिक्षकों को ध्यान देना। दोनों ही सही हैं इसके। ठीक है, दोनों ही सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन शिक्षार्थियों को उनके सीखने का स्वयं मूल्यांकन करने और उनकी समझ की जांच करने में मदद करता है? बताइए। शिक्षार्थियों को उनको सीखने और स्वर मूल्यांकन करने की जांच करने की मदद देता है। बताइए। फॉरगेटिंग, इमिटेशन और मेटाकॉग्निशन और रोट मेमोराइजेशन। बताइए क्या होगा? सिंपल है। चलिए, आंसर हो जाएगा ये है आपका मेटाकॉग्निशन। ठीक है, अधिसंज्ञान, मतलब आपके दिमाग में बना रहेगा, संज्ञान में बात रहेगी। आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है बच्चों में भ्रांतियां होना क्या है? बताइए। एबनॉर्मल है, नेचुरल है, रियर है, एटिपिकल है? बताइए। ये एक तरह से बिल्कुल से प्राकृतिक है। ठीक है, ये नेचुरल होता है, बिल्कुल होता ही है बच्चों में भ्रांतियां। नेक्स्ट है एक विद्यार्थी जो अधिगम असहायता महसूस कर रहा है वह सीखने में बेहद उत्साह दिखाएगा? बिल्कुल नहीं। महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा? बिल्कुल नहीं। अधिगम असहायता बोला है उसने, क्या होगा आंसर? फोकस उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देगा? बिल्कुल नहीं। शैक्षणिक गतिविधियों से अलगाव रखेगा। ठीक है, जो डिस्टर्ब होगा वो बिल्कुल से अलग ही रहेगा। आगे है निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? खुद से प्रेरित मतलब? बताइए। रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, नगद इनाम जीतने के लिए चित्रकारी करना, पुस्तक जीतने के लिए आंतरिक प्रेरणा बोली है। ठीक है, पुरस्कार जीतने के लिए किसी खेल में भाग लेना, माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। बताइए। आंतरिक बोला है। आंतरिक प्रेरणा कैसे आती है? जब आपकी खुद रुचि होती है। ठीक है, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है? बताइए। एटीट्यूड, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, स्कूल। पर्यावरणीय कारक जो आपको मोटिवेट करता है।
बताइए। अधिगम को प्रभावित करने वाला आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन डी, ये आपका विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय। तो यहाँ आपके 30 नंबर हो गए। अब 30 में से आपके कितने आए हैं ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे बताना है। ठीक है, और इसकी हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर क्लास ऑफ करते हैं।